अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आपकी सुबह जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही है और आपको ज़िंदगी के अंदर मज़ा आ रहा है। आई एम एक्चुअली हैविंग अ वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे बड़ी अच्छी आज की सुबह लगी। हाउएवर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल रात इसकी वजह एक्चुअली कल रात का खाना था, और वो खाना नॉट सो मच द खाना बट द फैक्ट बहुत अरसे बाद एक्चुअली हम सब लोग एक ही टाइम पर इकट्ठे टेबल पे बैठ के खाना खा सके, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। आई डेंट रियलाइज़ कि मैं इतना मिस कर रही थी अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे बैठ के, बिकॉज़ होता ही है कि मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। मैं जल्दी से 6 बजे खा लेती हूँ। उसके बाद सलीना वो 7:30 बजे खाती है, कोई कितने बजे खाता है, तो वो कर आके एवरी वंस ईटिंग एट देयर ओन टाइम। तो इकट्ठे वो जो खा के खाना खाने में मज़ा आता है वो ज़रा ज़बरदस्त किस्म का लगता है। कल मेरी नीस भी आई हुई थी, सोफ़ी। By the way, I want to introduce you guys to her. Sophie is so cute, so cute. Oh my God! और मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल पुप्पी पे गई है, बिल्कुल मेरी बस सीरियसली she just looks exactly like me. शायद मुझे इसलिए उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, और भी ज़्यादा प्यार है। Anyways, ये सब तो मैं आपसे बातचीत करती रहूँगी, मगर आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आज का जो हमारा शो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, और हम आपसे बात कर रहे हैं और आज हम आपको दे रहे हैं उर्दू की मास्टर क्लास ना। मैं भी एक सच आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी भी बहुत अरसे पहले तक बहुत कोई ज़बरदस्त किस्म की उर्दू नहीं थी। मैं कोई बहुत अमेजिंग उर्दू नहीं बोलती थी। हाउएवर मेरे ख़्याल में जो ज़ख़ीरा होता है ना अल्फाज का, वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड बैठा हुआ था ओ लेवल के उर्दू के इम्तिहान से, मगर वो इस्तेमाल नहीं करा तो उसको जंग लग गया वग़ैरह वग़ैरह। बट चाय टोस्ट और होस्ट ने, उसके अलावा भी काम ने बेसिकली बहुत ज़्यादा मुझ पे प्रेशर दिया कि मैं अपने दिमाग में उर्दू को बार बार दोहराऊँ, उर्दू बोलूँ और अच्छा अच्छे तरीके से उसको बोलूँ, मतलब अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकूँ। उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे ख़्याल में। हमारे मुल्क के अंदर 2-3 और अजीबो गरीब किस्म की 1-2 चीज़ें हो गई जिनके अंदर मैं अपने आप को शुमार करना चाहती हूँ कि बहुत सारे माँ बाप, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है एक ऐसी ज़बान है जो कि बहुत कॉमन है, तो सारे के सारे माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों से अंग्रेज़ी में बात करते हैं, या अगर माँ बाप नहीं करते तो ये जो टीवी है और उनके हाथ में जो फ़ोन और जो भी वो देख रहे हैं वो सब अंग्रेज़ी में है। एज़ अ रिज़ल्ट जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ अब अंग्रेज़ी बोलते हैं, उर्दू बिल्कुल ही नहीं बोलना जानते, बल्कि उनकी अंग्रेज़ी के अंदर अजीब व गरीब किस्म के एक्सेंट हैं जो कि बहुत फ़नी लगते हैं। जब आप उन बच्चों से बात करें तो ऐसे लगता है कि एक अमेरिकन रिटर्न बच्चे मुझे वो लोग बहुत बहुत फ़नी लगते हैं, जो कि अपनी अंग्रेज़ी के अंदर एक फ़जूल का एक्सेंट नहीं डालते। हवा भी नहीं खाई होती बाहर के किसी मुल्क की, और या कभी अमेरिकन, कभी बरतानवी, कभी फ़लानी जगह फ़जूल में एक्सेंट डाल के टेढ़ा करके मुँह अंग्रेज़ी बोलते हैं। भाई ठीक है, मान लिया आप गए थे 4 दिन के लिए किसी बाहरले मुल्क, इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी जल्दी आप में एक्सेंट आ जाए। खैर एनीवेज, इस तरह की हरकतें होती हैं और काफ़ी फ़नी होती हैं, मगर उर्दू बोलना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं है कि आपके बच्चे उर्दू नहीं बोल सकते। इसमें बल्कि इनफैक्ट इसके बरक्स ये बिल्कुल शर्मिंदगी की बात है अगर आपके बच्चे उर्दू नहीं बोल सकते। अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर पले बड़े हैं, और आपके बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे पले बड़े हैं, तो उनका उर्दू ना बोलना कोई फ़ख्र का बायस नहीं है आपके लिए, बल्कि इनफैक्ट शर्मिंदगी है। तो बहुत आज का शो ज़रूर देखिएगा, हमारे मेहमानों से ज़रूर मिलिएगा, उनकी बातचीत ज़रूर सुनिएगा और सीखिएगा, जानेंगे कि उर्दू बेहतर किस तरीके से बोलते हैं। अभी ये सब करेंगे थोड़ी सी देर में। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन द पास्ट 24 आवर्स जिनके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ। तो चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ।
आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज की जो पहली ख़बर है वो ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी करार दे दी गई है 17 से बड़े बच्चों के लिए, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो 17 एंड अबव हैं उनको वैक्सीनेट कराना 1 सितंबर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NCOC चीफ असद उमर ने ये अनाउंसमेंट कर दी है ट्यूसडे को। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपने कॉलेज में या स्कूल में बेसिकली 17 साल में बच्चे इंटर में होते हैं मेरे ख़्याल में, तो अगर आप अपने स्कूल में या कॉलेज में हैं तो आपको अब स्कूल और कॉलेज नहीं आने दिया जाएगा बाय 15 अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर से पहले दोनों बच्चों का पहला डोज सितंबर 15 से पहले लग जाना चाहिए। ये बोला गया कि 15 सितंबर का टाइम दिया है पहले डोज़ का और अक्टूबर 15 का टाइम दिया है दूसरे डोज़ का, यानी कि अक्टूबर के 15 की तारीख के बाद आप बेसिकली नहीं आ सकते अगर आपको दोनों वैक्सीनेशन के डोज नहीं लगे हुए। बहुत ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रॉबेबली बहुत जल्द 15 से बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, यानी कि 15 एंड अबव के जो बच्चे हैं, 15 साल से बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, उन सब बच्चों को भी वैक्सीनेशन जो है वो मैंडेटरी कर दी जाएगी। आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। दुनिया भर में 12 से अबव के बच्चों को वैक्सीनेशन लग रही है। जब स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खुलते हैं तो जनरली केसेस के अंदर स्पाइक देखा गया, इसलिए बार बार बंद होते हैं। तो एज अ पेरेंट मेरी आप सब लोगों से और आई एम श्योर कि सबसे ये दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ जिस तरह गवर्नमेंट खोल रही है वैक्सीनेशन का सिलसिला जिन जिन एज ग्रुप्स के लिए, प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें। और आई एम श्योर बच्चों को और पेरेंट्स को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आई थिंक जिस तरह वो कैरेट एंड स्टिक वाला हिसाब होता है कि थोड़ा सा लालच दो और थोड़ा सा डंडा भी दिखाओ, तो उस टाइप की सिचुएशन है। और वो ये होगी प्रॉबेबली, ये मैं इस वक्त बिल्कुल अपनी तरफ से गेस कर रही हूँ, मगर चांसेस यही हैं कि जो बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई उनको इम्तहानात नहीं देने दिए जाएंगे। तो इसलिए अक्लमंदी यही है कि लगवा लें। अनवैक्सीनेटेड लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, जहाज़ में नहीं बैठ सकेंगे, ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल। मोटरवे, यानी कि जब आप दो शहरों के दरमियान में जा रहे होंगे तब भी आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल में जस्ट गेट वैक्सीनेटेड। हाँ, और वो वाले लोग जो किसी ऐसे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पर उनको कोई स्पेशल वैक्सीन की ज़रूरत है, जैसे कि फ़लाना मुल्क चाइना की वैक्सीन नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो फ़लानी कर रहा है, और अगर वो लगवाना चाहते हैं तो वो वैक्सीन जाके लगवा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे ट्रैवल प्लान्स हैं, मगर वो वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। वो वैक्सीन के लिए आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। और हुकूमत थर्ड बूस्टर डोज के बारे में भी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सोच रही है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर पे लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि मुझे इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसलिए पता है क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत करीब है। बेसिकली CVU के ऊपर मैं देख रही होती हूँ कि लोग साइकिल चला रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा सुबह आप जितनी भी सुबह निकल जाएँ, मतलब 6 बजे भी वो आपको रोड के ऊपर नज़र आएंगे। बहुत सारे साइकिलिस्ट उनके और बहुत तेज़ चला रहे होते हैं। तो बेसिकली उनके बारे में ख़बर है। यहाँ पर पाकिस्तान से एक टीम जा रही है बेल्जियम अगले महीने वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप के अंदर। उसके अंदर एक मेंबर जो हैं उनका नाम है अस्मा जान। वो ये 4 मेंबर्स की बाय द वे टीम है, जिसके अंदर आप लोगों को पहले नाम बताती चलूँ। अस्मा जान है, कंजा मलिक हैं, अली इलियास हैं, खलील अमजद हैं। तो ये जो 4 लोग हैं, ये चारों के चारों बेल्जियम जा रहे हैं इस चैम्पियनशिप के लिए। बहुत ज़्यादा खुश हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों का हौसला बहुत बुलंद है, मगर ऑब्वियसली हमारे मुल्क के अंदर जितनी बाकी की कंट्रीज़ देती हैं सहूलियात, वो हमारे मुल्क में नहीं है। केस इन पॉइंट मैं इनको हर रोज़ सुबह CVU पे देखती हूँ, ये सारे लोगों को। तो एनीवेज़ आई विश देम ऑल द बेस्ट, क्योंकि अस्मा की स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इनके जो दादा थे वो एक बहुत ज़्यादा फेमस साइकिलिस्ट थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। सो पाकिस्तान और इंडिया एक मुल्क होता था। उनका नाम था मेहता अब्दुल खालिक, और वो ओलंपिक्स में जाना था उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करने बैक इन द डे, मगर वो नहीं जा सके क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो छिड़ गई और उसकी वजह से ओलंपिक्स जो थे उस साल कैंसिल हो गए। तो खैर वो चाहती हैं कि वो जाएं। और आप लोगों को ये भी बताती चलूँ अस्मा के बारे में कि अस्मा 3 बच्चों की अम्मा हैं। शी इज़ ऑल्सो 45 ईयर्स ओल्ड। तो आई एम
व्हेन आई रेड हर स्टोरी आई वाज लाइक ये क्या ज़बरदस्त बात है, अस्मा जैसे लोगों से हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि क्या ज़बरदस्त बात है, ये जा रही हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर एट दिस, एंड शी इज़ ट्रेनिंग एंड शी इज़ डूइंग हर एब्सोल्यूट बेस्ट. आई विश द पाकिस्तान साइकिलिंग टीम ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत ज़बरदस्त. इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आएंगे और आपको अपने दिन की बाकी की खबरें सुनाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. आज का जो दिन है मैं आप लोगों को दोबारा से बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त दिन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उर्दू के बारे में, उर्दू की मास्टर क्लास दे रहे हैं. तो प्लीज़ गाइज़ मेक श्योर कि आप ये शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े दिनों बाद हम ये बोलेंगे कि उर्दू इज़ अ डाइंग लैंग्वेज. और ये इस जगह पर इस कहानी को पहुंचने से पहले प्लीज़ रोक लेना चाहिए. इसी के साथ मैं आपको ख़बरों का सिलसिला जो है उसको जारी रखना चाहती हूँ. मैं आप लोगों को अपनी अगली ख़बर बताना चाहती हूँ. इसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की मूवीज़ बहुत पसंद हैं. अगर आप लोगों को मैं इस वाली मूवी के बारे में बता रही हूँ, मगर साथ साथ जल्दी से आपको एक और बता रही हूँ. मार्वल MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है उसकी दुनिया के अंदर बहुत सारी नई मूवीज़ आ रही हैं, और बहुत सारी एक आधी आ चुकी है. स्कारलेट जोहानसन की जो ब्लैक विडो थी वो आ चुकी है. अब आने वाली है नवंबर 15 को स्पाइडरमैन की नई मूवी, और दिसंबर में इटर्नल्स, जो कि एक ऑल टुगेदर न्यू सेट ऑफ सुपर हीरोज़ हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस यूनिवर्स के अंदर. अगर आपने कॉमिक्स पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे इटर्नल्स कौन है. उस वाली मूवी के अंदर सलमा हायक, एंजेलिना जोली टाइप के स्टार्स हैं, जो कि बहुत अमेजिंग कास्ट है. आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट, कांट वेट. मगर इस वाली के अंदर स्पाइडरमैन के अंदर स्पाइडरमैन का नो वे होम के नाम से मूवी आ रही है. इसका ट्रेलर ऑफिशियल जो है वो रिलीज़ हो गया है. आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके अंदर ट्रेलर को देखने के बाद एक बड़ी मज़ेदार चीज़ पता चली, और वो ये है कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, उनकी अपनी एक सेट ऑफ मूवीज़ हैं मार्वल के अंदर, बट वो इस मूवी में स्पाइडरमैन को ज्वाइन कर रहे हैं. स्पाइडरमैन ऑफ कोर्स टॉम हॉलैंड ही हैं. उनका एक्टर नहीं चेंज हुए, मगर एक लास्ट में बिल्कुल एंड पे एक नया कैरेक्टर, जो कि हमें मतलब पिछली मूवीज़ के अंदर कब में उनकी मतलब इंतकाल हो गया था उस कैरेक्टर का, तो वो हैज़ मेड अ कम बैक इन दिस मूवी एज एल्फ्रेड मोनिया, डॉक्टर ऑक्टोपस जो थे, ऑक्टेवियस, वो इस मूवी के अंदर आएंगे. तो आई कांट वेट. 15 नवंबर को मूवी रिलीज़ हो रही है. ट्रेलर मैं आप लोगों के साथ दोबारा देखना चाहती हूँ 18वीं दफ़ा. देखते हैं. Was that not exciting or what? Did you see Dr. Octavius right at the end? Hello Peter. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अल्लाह करे ये मूवी जल्दी आ जाए, जल्दी से नवंबर आए, जल्दी से मैं ये मूवी देखूँ. इसी के साथ एक और नई सेट ऑफ फिल्म्स जो हैं, नया सेट ऑफ ड्रामा बनने लगा है. आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था टर्किश ड्रामा जिसका नाम था इर्तुगरुल. इसी की वजह से टर्किश ड्रामाज़ ने बहुत सारी, पहले भी बहुत सारे ऐसे गुजरे थे जो पॉपुलर थे, बट इसकी वजह से टर्किश ड्रामाज़ ने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन करी. अब एक नया टर्किश और पाकिस्तानी मिल के को प्रोड्यूस्ड ड्रामा आएगा अयूबिड डायनेस्टी के बारे में. उसका नाम होगा सलाउद्दीन अयूबी, जो कि अगर आप जानते हो एक बहुत फेमस मुस्लिम कॉन्करर थे. उन्होंने ये अयूबिद डायनेस्टी जो है उनकी वजह से शुरू हुई. ये प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान की अंसारी फिल्म, जो कि डॉक्टर काशिफ अंसारी ओन करते हैं, शाह फिल्म जो कि डॉक्टर जुनेद अली शाह ओन करते हैं, और एमरे कोनक जो कि ओनर हैं टर्की से एक्ली फिल्म्स का. उन्होंने इकट्ठे मिलकर इसको साइन किया है इस प्रोडक्शन को को प्रोड्यूस करने के लिए. एमरे ने ट्वीट किया था ट्विटर के ऊपर कि जुम्मे को बाय द वे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि हम लोग सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी इकट्ठे बनाएंगे, और पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती की तरफ ही एक और स्टेप है. आप लोग को एक और इंटरेस्टिंग जो ख़बर बताने वाली है इसके अंदर वो ये है कि हुमायूं
सईद और अदनान सिद्दीकी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर बहुत सारा बोला है इस ड्रामे के बारे में कि हम लोग एक और कदम बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती के अंदर। आई डोंट नो अबाउट ऑल द दोस्ती बिट्स, बट व्हाट आई डू नो इज़ कि एक ऐसा बायोपिक होगा, क्योंकि बहुत हिस्ट्री की जो जितनी भी फिल्म्स होती हैं उनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और आई रियली होप कि बिकॉज द टर्किश लोगों ने अभी तक जितने भी हिस्टोरिकल ड्रामे बनाए हैं वो बहुत मस्त और बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। तो आई होप कि कुछ भी नहीं तो पाकिस्तानी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और फिल्म मेकर्स हैं वो बायोपिक बनाने का तरकीब अगर सीख लें तो क्या ही बात होगी। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। आई एम श्योर आप लोग भी देखेंगे। इसी के साथ फ़िलहाल हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म का काम किया है माउंटेन क्लाइंबिंग की दुनिया में। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान हमें ज्वाइन करने लगे हैं। आपको मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी उनके बारे में जाने से पहले, वो ये थी कि वो को-पैमा हैं ज़बरदस्त किस्म के। मैं आपको उनसे मिलाना चाहती हूँ। तो चलते हैं आज व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल जोशी मौजूद हैं स्काइप के ज़रिए। ये हैं एक माउंटेनियर और ये पहले माउंटेनियर हैं जिन्होंने पसूकोन्स जो हैं पाकिस्तान की उनको क्लाइंब किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल, मुझे आप ये बताएं कि आप शमशाल से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके साथ दो और लोग थे, बल्कि कितने लोग थे आपकी एक्सपीडिशन में? जी हम टोटल 12 मेंबर्स थे, जिनमें 2 फीमेल और 10 जेंट्स शामिल थे। अच्छा, मुझे बताएं कि 2 फीमेल और 10 जेंट्स थे। वो 2 फीमेल्स भी क्या आपकी गांव से ताल्लुक़ रखती हैं या कहीं आसपास से? नहीं जी, सारे शमशाल से ही उनका ताल्लुक है। सारे के सारे, यानी कि 13 के 13 लोग, सॉरी 12 के 12 लोग शमशाल के थे? जी 12 के 12 लोग शमशाल के। क्या ज़बरदस्त बात है। मुझे लगता है कि शमशाल के पानी के अंदर कुछ क्या मतलब अमेजिंग किस्म की चीज़ है, कितने ज़बरदस्त क्लाइंबर्स हैं। मुझे ये बताएं कि आपने ये पसूकोन्स को क्लाइंब करने का फ़ैसला क्यों किया? थैंक यू सो मच। पसूकोन्स काफ़ी पहले से मेरे जहन में था कि मैंने पसूकोन्स को क्लाइंब करना है। वो ये कि काफ़ी पहले से इंटरनेशनल से भी टूरिस्ट आते थे और हमारे लोकल से भी, और आके सिर्फ पसूकोन्स को वो देखते थे और अपने कैमरों में वो कैद करते थे। और पसूकोन्स जो है ना, वो एक फेमस माउंटेन और एक खूबसूरत माउंटेन है पूरी दुनिया में। और लोग कैमरे की हद तक जो है ना, मैंने कहा कि नहीं, हम क्यों ना प्रैक्टिकल इसको क्लाइंब करें और क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को लेकर आ जाए, क्योंकि इससे पहले हमारे जितने भी माउंटेन थे बाहर से लोग आके हमारे माउंटेन को उन लोगों ने क्लाइंब किया और अपनी एजेंडा ऊपर उन लोगों ने लहराया। तो हमारी ये कोशिश थी कि पसूकोन्स हमारे पास एक खूबसूरत माउंटेन और एक मुश्किल तरीन माउंटेन है, इसको क्यों ना पहले हम पाकिस्तान के एजेंडा इसके ऊपर लगाते, फिर बाद में कोई भी फॉरेनर आके इसको क्लाइंब करे और अपनी एजेंडा लहराएं। तो यही मेरे ज़हन में था। तो उसके बाद फिर मैंने 2019 में मैंने इसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया। तो और फिर जाके हमने इसको क्लाइंब किया, अटेम्प्ट किया इसको, जाके KM3 तक। फिर जब मैं KM3 पहुंचा तो फिर शमशाल से मुझे कॉल आया कि अशकोमन वैली पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, एवलांच, हमारे कुछ लोग जो है एवलांच के आया। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ से कॉल ऑफ करके फिर मैं अशकोमन वैली गया वहाँ पे रिसीव करने के लिए इम्तियाज भाई का। मैं सोचा, फिर मैंने वहाँ पे डिसाइड किया, जब मैं KM3 में था मैंने कहा कि नहीं, इसके बाद फिर मैं क्लाइंब के लिए आ जाऊँगा। माउंटेन तो है इधर, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन मैं अपने बाइक लिए क्या कर सकता हूँ।
तो इसलिए मैंने वहाँ से कॉल ऑफ करके मैंने कहा कि मैं अपना जो भाई का डेथ बॉडी है वो उसको लाजमी मैं रिकवर कर दूँ। फिर मैंने 2019 में उसको कॉल ऑफ किया था। फिर दोबारा से मैंने इस साल लास्ट ईयर कोविड की वजह से फिर मैंने इसी एक्सपीडिशन को नहीं बनाया, लेकिन इस साल फिर दोबारा मैंने कहा कि मेरा तो एक ड्रीम है फर्स्ट टॉन का, तो फिर दोबारा मैंने ये एक्सपीडिशन का प्लान बनाया और जो मेरे क्लाइंबिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ फिर मैंने ये डिसाइड करके, और दूसरा जो हमारे साथ जो दो फीमेल्स थी, फिर इस साल हमने ये सोचा कि हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के हम नारा लगाते हैं पाकिस्तान में कि हमने वुमेन को आगे लेके जाना है। हमने कहा कि नहीं, इसको हम प्रैक्टिकली इसको सामने लेकर आ जाए, तो इसलिए हमने वो दो फीमेल्स को इसमें शामिल किया। तो अल्लाह के फजल करम से मैंने देखा कि पाकिस्तान में मेल्स से लेके फीमेल्स में वो टैलेंट है कि वो खुद से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो माशाल्लाह उन लोगों ने जाके बगैर किसी के हेल्प के उन लोगों ने सबमिट कर। ज़बरदस्त बात है ये तो, बहुत मैं सुन के बहुत खुश हुई। मुझे ये बताएं अब्दुल कि कितना मुश्किल माउंटेन है, कितना चैलेंजिंग माउंटेन है, कोई इसके स्पेसिफिक फेस है? आप लोग ऑब्वियसली पहली दफ़ा जब आप क्लाइंब कर रहे हैं तो आप राउट जो है आप डिटर्मिन कर रहे हैं, कोई रिकमेंडेड रूट पहले से था? किस तरह आपने ये प्लान किया? इसका काफ़ी पहले से मैं आगे पीछे से मुख्तलिफ एरिया से जाके मुख्तलिफ एंगल से मैंने इसको देखा था, लेकिन जब मैं 2019 में वहाँ पे जाके मैंने अटेम्प्ट किया तो वो टोटली डिफरेंट हो गया, क्योंकि इसकी काफ़ी रीच्ड है, तो वो उसको डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है दूर से। फिर जाके वहाँ पे भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया उसको मतलब स्ट्रगल करने में। तो लेकिन मुझे इस साल इसलिए थोड़ा इजी लगा, इजी हो गया ये, क्योंकि 2019 में मैंने काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद केम्प्टी तक मैं पहुंच गया था। तो इस साल जो है ना केम्प्टी तक जो है वो रूट मुझे क्लियर था। उसके बाद फिर केम्प्टी से फोर और समिट तक, फिर वहाँ से आगे फिर मैंने नया रूट बनाया। तो वैसे जिस माउंटेन में भी जाते हैं वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि शुरू में सबसे मुश्किल होता है सबसे पहले रूट डिफाइन करना, उसके बाद फिर उसको क्लाइम करना, रोप फिक्सिंग करना, उसके बाद फिर कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो रूट डिज़ाइन होता है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपके साथ जो 12 लोग थे, कि सारे के सारे रोप फिक्सिंग कर सकते थे या सिर्फ आप थे? नहीं, माशाल्लाह मैंने इससे पहले बता दिया कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है कि हर कोई कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ लोगों को डिवाइड किया था, क्योंकि सब के सब अगर जाके ऊपर रोप फिक्सिंग करे तो फिर नीचे से रोप ऊपर लाना, फिर दूसरे कोई हमारी फूड वगैरह केम्प्टी तक पहुंचाना, ये मुश्किल होता है। इसलिए मैंने 3 ग्रुप में इसको तकसीम किया था, और मतलब उन लोगों ने फिर वहाँ से लाके केम्प्टी में स्ट्राइक किया, केम्प्टी से फिर हमने जाके ऊपर तक हमने रोप फिक्सिंग किया। लेकिन माशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथ जो भी क्लाइंबर था वो सारे प्रोफेशनल थे, और सारे के सारे जो ना वो रोप फिक्स करते। ठीक है, थोड़ी सी और बात करेंगे हम अब्दुल जोशी से। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक एवरीवन। हमें स्काइप से ज्वाइन किया हुआ है मोहम्मद अब्दुल जोशी ने, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म के माउंटेनियर हैं। इन्होंने अभी अभी अपनी 12 लोगों की टीम के साथ पस्सू कोन्स को सर किया है। ज़बरदस्त किस्म की ये पहली दफ़ा बाय द वे दुनिया में इन्होंने ये माउंटेन जो हैं ये सर हुए हैं, और इनका कहना ये है कि इन्होंने इसलिए किया क्योंकि हमारे जितने भी जो बड़े माउंटेन्स हैं वो जनरली आके फॉरेनर्स जो हैं वो सर कर लेते हैं और अपने मुल्क का झंडा हिला देते हैं कि जी पहला बंदा उसने फलाने ने क्लाइम कर दिया फलाना माउंटेन। तो हम लोगों को खुद करना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक लोकल क्लाइमर्स को जो अभी तक वर्जिन पीक्स रह गई हैं उनको क्लाइम करना चाहिए। अब्दुल, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है टुवर्ड्स योर क्लाइंबिंग? फैमिली की बात कर रहे हैं? जी, फैमिली की। आपकी ख़ानदान जो है, आपकी फैमिली जो है वो क्या सपोर्टिव हैं? आप
जी जी जी। माशाल्लाह इसी फील्ड में जब मैं इसी फील्ड में इन्वॉल्व हुआ तो उस शुरू ही से मेरे फैमिली ने मेरे काफ़ी सपोर्ट किया। और क्योंकि शमशाल को कहते हैं कि माउंटेनियर का घर, और काफ़ी शुरू से जो ना शमशाल से हमारी माउंटेन्स रहा है, या जिस तरह उस्ताद रजब शाह, मेहरबान शाह, और इस तरह से हमारे शमशाल में अभी तक तकरीबन शमशाल एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे कोई 8,000 हैं शमशाल में, और 7,000 तो गिना ही नहीं जाता, मतलब इतना ज़्यादा है शमशाल में। तो इसी तरह से जो ना वो हमारी, और स्पेशली जब मेरे दादा वहाँ पे गए, वो एक माउंटेनर वहाँ पे गए, तो हमारे अपोन में यही है। तो इसलिए जो ना हमारी फैमिली जो ना वो इसी फील्ड में हमारे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हर घर में तकरीबन माउंटेनर, या भी रिसेंटली मेरे वाइफ ने 6,000 पीक सबमिट कर लिया, 7,000 मिंगली कर। इसी तरह से हम एक दूसरे का इसमें सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ये कि हर कोई अपने फैमिली को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपकी बीवी भी आई थिंक थोड़े दिनों में मैं सुनूंगी और कोई खबर आएगी कि उन्होंने भी कोई ज़बरदस्त बड़ा सा पहाड़ चढ़ लिया। जी 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 जी। बस ये कि हम कोशिश करें कि पाकिस्तान में असल में जितना भी लोग एडवेंचर में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, इतना ही हमारे पास यूनिटी आएगा। और जितना हम दूर रहेंगे, इतना हमारा यूनिटी खत्म हो जाएगा। और मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, कि वो कोशिश करें कि वो इसी एडवेंचर में आ जाए। जिस तरह वो एडवेंचर में आए गए, इसी में एक मतलब प्यार बढ़ती है लोगों में एक दूसरे। जब मैं किसी एडवेंचर से मिलता हूँ, या कोई या फिर टूरिस्ट आता हूँ, उनसे मैं मिलता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है, और हमारी एक दूसरे के एक इंटरेक्शन होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हमारे जितने भी लोग हैं वो इसी एडवेंचर में आ जाए, और इसको एंजॉय भी करें, और एक दूसरे से मोहब्बत भी करें। बिल्कुल। मुझे एक और आपसे बात पूछनी है कि आपने अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर चढ़ा। क्या अन्नपूर्णा, मुझे ऐसे पता नहीं, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ, मैं हर माउंटेनियर से पूछती हूँ, जनरली मैं ब्रेक में ये पूछती हूँ, मगर मैं आपसे ऑन एयर पूछना चाह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल में जो हिमालयाज़ के कुछ पहाड़ हैं, चंद पहाड़, वो चढ़ने में ज़्यादा आसान है कंपेयर टू द 8,000 प्लस पीक्स इन पाकिस्तान। क्या ऐसा सच है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो छोटे माउंटेन हो, चाहे वो बड़े माउंटेन है, माउंटेन तो माउंटेन होता है। वो हर माउंटेन जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। अलबत्ता ये कि कुछ माउंटेन में खतरात बहुत कम होते हैं, और कुछ माउंटेन में खतरात बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस तरह नंगा पर्वत को किलर माउंटेन कहते हैं, और दूसरा केटू जो है ना वो भी बहुत ही खतरनाक माउंटेन है, वो भी किलर माउंटेन है। इसी तरह से अन्नपूर्णा जो माउंटेन है नेपाल में, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरात है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। रिसेंटली स्प्रिंग में मैंने और सरबाज खान जो कि मेरा पार्टनर था, वहाँ पे हमने अन्नपूर्णा क्लाइम किया। तो हमने क्योंकि मैंने K2 भी अटेम्प्ट किया केंद्री तक, फिर जब अन्नपूर्णा क्लाइम किया, तो मैंने देखा कि सबसे खतरनाक माउंटेन जो है वो अन्नपूर्णा है, क्योंकि वहाँ पे ग्रास बहुत ज़्यादा है, और दूसरा एवलांच वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। शुरू के ही हमारे पहले रोटेशन में हम एवलांच के जद में आया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता हमें। तो कंपेयर करें नेपाल के दूसरे माउंटेन से, अन्नपूर्णा जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरे है थोड़ा नॉर्मल, लेकिन हर माउंटेन जो है वो नॉर्मल नहीं है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आपका आने का अब्दुल जोशी। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाऊंगी। याद रखिएगा कि आज हम बात कर रहे हैं उर्दू की मास्टर क्लास के बारे में। हम लोग आपसे बात करेंगे उर्दू ज़बान के बारे में कि क्यों नहीं बोली जाती, ऐसा क्या है कि हम लोगों को इतनी और स्पेशली नई जनरेशन को इतनी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं ज़बान को बोलने में। इस सब चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है आज उर्दू ज़बान के बारे में। मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले भी बताया कि उर्दू एक ऐसी हमारी कौमी ज़बान है, मगर हम में से सब लोगों को मेरे ख़्याल में थोड़ी ना दिक्कत हो जाती है उसको बोलने में। कभी तलफ़्फ़ुज़ ख़राब होता है, कभी ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं होता है, कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते हैं और उसकी वजह से हम लोग किसी और ज़बान का, जिसके अंदर अंग्रेज़ी मेरे ख़्याल में सर फ़हरिस्त है, उसका थोड़ा सा सहारा लेते हैं। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। नाम है इनका खुर्रम सुहेल। आप मिल चुके हैं इनको क्योंकि ये फ़िल्म क्रिटिक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं। मगर आज मुझे ये मालूम हुआ, पहले भी बातचीत में मालूम होता है, मगर आज मुझे ये ज़रूर मालूम हुआ कि ये कैम्ब्रिज सर्टिफाइड उर्दू टीचर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप रोज़ कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ खुर्रम, मैंने ये तो नोटिस किया था कि आपकी उर्दू वाकई में बहुत अच्छी है जब हम बातचीत कर चुके हैं पहले दूसरे मौज़ूओं के ऊपर, मगर ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में, जिनके अंदर मैं भी शुमार होती हूँ, अक्सर ऐसे होता है कि हम लोगों को लफ्ज़ नहीं मिलता है और उसकी वजह से हम लोग अंग्रेज़ी के किसी लफ्ज़ का सहारा लेते हैं या हम नहीं आती, एकदम से वो लफ्ज़ नहीं आता। तो ऐसा क्यों है? बहुत बुनियादी बात है कि आप हमारे जितने अल्फाज हैं हमारे दिमाग में जो हम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारे शऊर से लाशऊर में जमा हो रहे होते हैं और फिर शऊर में आते हैं। Exactly. तो शऊर में या लाशऊर में जो लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा है वो कैसे बनता है, हमारी याददाश्त में वो लफ्ज़ कैसे जमा होते हैं? वो तब होते हैं जब हम उन लफ्ज़ों के साथ लेन देन करते हैं, उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो इस्तेमाल कैसे करते हैं? या तो हम पढ़ के करते हैं, या हम सुन के करते हैं, या बात करके करते हैं। यही 2-3 तरीके हैं और दुनिया की हर ज़बान में यही तरीका है, सिर्फ उर्दू में नहीं। कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा बोलें तो आप अच्छा सुनना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ें तो यानी समझ के पढ़ें तो आप अच्छी रीडिंग्स करना शुरू कर दें। कोई शुरू में मुश्किल होगी, निशान ज़द करें, लफ्ज़ों को अलहदा करें, लुग़त का इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो बेहतरी आती जाएगी और आप बेहतरीन पढ़ने लगेंगे। और अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप अच्छा लिखने वालों को पढ़ें। एक तरतीब है पूरी। सही। तो उस तरतीब के तहत जितना आप वक्त देंगे उतना वो ज़ख़ीरा अल्फाज, चाहे वो सुनने के लिहाज से हों, वो पढ़ने के लिहाज से हों, बोलने के लिहाज से हों, वो आपके अंदर बढ़ता जाएगा। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त अंग्रेज़ी हो या उर्दू हो, दोनों ही मिक्स हो गई हैं, इसलिए दोनों ज़बानें गलत बोली जा रही हैं और दोनों ही ज़बानों पर लोगों को अब मलका हासिल नहीं है। एक ज़माने में अगर आज से 20-30 साल पीछे चले जाएं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हमें मिलते थे जिनको अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों पर अबूर होता था। मतलब अगर एक तरफ वो शेक्सपियर की चीज़ें सुना रहे होते थे तो दूसरी तरफ उन्हें गालिब के अशार भी याद होते थे। बिल्कुल। अब ना गालिब के अशार वाला मिलता है कोई और ना शेक्सपियर वाला मिलता है। इसका मतलब है दोनों ज़बानें हमारे माशरे में ज़वाल पज़ीर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले मैं अब अगली जो मेरी बात है वो भी इसी से ताल्लुक़ रखती है। वो ये है कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं, मुझे, क्योंकि आप टीचर हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों को जब, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बच्चों को जब शुरू में उर्दू पढ़ा रहे होते हैं, उनकी पहली से लेके चौथी जमात तक, वो बड़ी आसान उर्दू होती है, कव्वे की कहानी होती है, कंकर वाली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद एकदम से पता नहीं क्या स्विच होता है और इतनी मतलब मुश्किल और ऐसी उनकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर कहानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन जो उनसे होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि तेज़ी से आगे चली जाती है। उसकी वजह से बच्चे स्ट्रगल करते हैं और एकदम से जो थोड़ी बहुत आती है वो भी छोड़ देते हैं, उससे भी उन्हें नफ़रत हो जाती है। बिल्कुल, ये वाली तो ये बड़ा मुश्किल है भाई, मुझे तो आता ही नहीं है जी। और वो ये जो इसे आप मैट्रिक सिस्टम कह लें या ओ लेवल कह लें या नॉर्मल जो हमारे यहाँ मदरसा का निज़ाम है, होता ये है कि बच्चे को इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है कि वो ज़बान को सीखने की बजाय ज़बान से नफ़रत करने लगता है और वो बड़ी मुश्किल से इस मरहले से गुज़रता है। जो ओ लेवल में उसे एक पेपर देना होता है या मैट्रिक सिस्टम में उसे एक पेपर देना होता है, 2 पेपर देने होते हैं ज़बान में। प्रॉब्लम कहाँ है? अब देखें ना, मैंने लफ्ज़ प्रॉब्लम बोला, अब हमें बोलना चाहिए मसला कहाँ है। चूँकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है तो हम उर्दू वाले, मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैं भी आज भी तालिब इल्म हूँ, लेकिन अब प्रैक्टिस यानी मश्क बहुत ज़्यादा हमने मिक्स कर दी अपनी।
अब इसको प्रॉब्लम को समझें, मसले को समझें। मसला ये है कि जब बच्चा छोटी क्लासों में होता है तो ज़बान की बुनियाद रखी जा रही होती है, तो वहाँ तो ज़बान के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है कि ये लफ्ज़ को ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे होगा, इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे होगा। मेरा ख़्याल है 5वीं क्लास के बाद जो स्कूल हैं उन्होंने क्या किया कि बजाय बच्चों के लिए वो ग्रामर अलग करते, कोर्स वर्क अलग करते और उसके साथ ज़बान को प्रैक्टिस करने का कोई और सिलसिला, कोई एक्टिविटी अलग करते, यानी अच्छे बड़े लेवल पर वो करते काम, तो बच्चा बहुत इजीली, बहुत आसानी से वो सारी चीज़ों को अपने अंदर जज्ब कर लेता। हुआ ये कि अंग्रेज़ी स्कूलों, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी स्कूल, सरकारी स्कूलों में तो खैर अब पढ़ाया ही नहीं जाता, लेकिन अंग्रेज़ी स्कूल्स जो बड़ी बड़ी फ़ीसें बेचारे लेते हैं, बेचारे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तरस आता है इन पे कि ये माँ बाप को धोखा देते, बच्चे को रट्टा लगवाते हैं। मैंने पढ़ाया 2-3 साल, तो मुझे ये कहा गया कि बच्चे को उर्दू ना सिखाएं, बच्चे को उर्दू का पेपर पास करना सिखाएं। तो जब ये जहनियत होगी तो बच्चा फिर पेपर ही पास करेगा, वो उर्दू सीख नहीं सकेगा। और जो जिस तरफ आपका इशारा है कि इतना मुश्किल निसाब, ये वो मुश्किल लगेगा। अभी आप फ्रेंच ज़बान बोलना शुरू कर दें, मुझे बहुत मुश्किल लगेगी क्योंकि मुझे आती नहीं। सही, ये है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि उर्दू के अंदर एक और भी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हमने ज़ख़ीरे अल्फाज के बारे में बात करी। अब देखें, कता कलामी की माफ़ी, आज हम उर्दू जी जी बिल्कुल, करी कोई लफ्ज़ नहीं है, की है। आज हमने जो बात की करी है, बिल्कुल गलत है। हाँ, करी कोई लफ्ज़, कोई वजूद ही नहीं रखता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। करी 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 सिर्फ पकवान में होती है, जो करी हम बोलते हैं अंग्रेजी, ऊपर डलती है, वो करी है, और दुनिया में कोई करी नहीं है। की है, देखिए की है, की हमने जो बात की। अच्छा, ओके, अब देखें, बहुत अच्छा है, मतलब इसके साथ साथ मैं भी सीखूंगी। हम सब सीखते हैं, हम सब सीखेंगे। मैं भी आज तक। ओके, वेरी गुड। करी नहीं होता, मैं अक्सर बोलती हूँ, मेरा तो बड़ा फेवरेट गो टू वर्ड है, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं काफ, रे, ये और नून गुन्ना, तो वो करें होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरी जो मैं पढ़ाने के शोबे से रहा, तो मेरी जो पहली कंप्लेन, पहली शिकायत जो हुई, वो ये हुई थी कि मैंने एक लफ्ज़ लिखा, तो उस लफ्ज़ को कॉपी में बच्चों ने लिखा और वो लफ्ज़ घर गया, उनके माँ बाप ने देखा, उन्होंने कहा उर्दू के टीचर को ये लफ्ज़ लिखना नहीं आता। उन्होंने मेरी प्रिंसिपल को शिकायत की, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मैंने प्रिंसिपल को फिर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से वो लफ्ज़ दिखाया, तो लफ्ज़ ठीक था, लेकिन प्रिंसिपल समेत वालदैन और सबको वो लफ्ज़ गलत याद था, तो इसलिए उन्हें लगा कि टीचर जो बता रहा है ये गलत। लफ्ज़ क्या था? बहुत सारे अल्फाज थे। अच्छा, मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता वक्त, लेकिन यह है कि होता है। अभी हम आगे चल के जब मैं लफ्ज़ों के साथ सिखाना शुरू करूँगा तो मैं बताऊँगा आपको। ज़बरदस्त, ये हम सब कुछ सीखेंगे। जा रहे हैं इस वक्त छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। मैं वक्फा कहना चाहती थी। वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं उर्दू के बारे में, और मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को ब्रोच करना, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे उर्दू अच्छी नहीं बोली जाती। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी मेरे ख़्याल में कि हम बहुत मुश्किल उर्दू बोलें, जिसके बाद हम लोग कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब था, मगर साफ़ उर्दू बोलना, उसको एक ऐसे तरीके से बोलना कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आप एक क्लियर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। देखा, मुझसे ये पूरा का पूरा लफ्ज़ उर्दू में कंप्लीटली अदा ही नहीं किया गया। तो हमारे साथ हमारी अगली मेहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर हैं, जो कि एक पोएट हैं, शायरा हैं और राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम लोग बात कर रहे थे उर्दू के बारे में और अंग्रेज़ी के बारे में खुर्रम साहब से, और बात कर रहे थे कि किसी को अब दोनों ज़बानों पे मुकम्मल अबूर नहीं हासिल है। मान ली ये बात। आई थिंक ये भी इन्होंने एक बहुत अच्छा भी ब्रेक में जो बात हो रही थी कि इसकी वजह ये कि वी टेक इट वेरी लाइटली, CHK लिख देते हैं कि चेक, समझ जाओ, और अगर कोई बेचारा नहीं समझता LOL, तब भाई पूरा लिख दो।
बहुत सारे इस तरह के एक्रोनिम्स डाल दिए। सिर्फ ये उर्दू के साथ नहीं, ये तो जुल्म अंग्रेज़ी के साथ भी होता है। अब मुझे ये बताएं कि मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ वो ये कि उर्दू के अंदर ग्रामेटिकल एरर्स, अभी इन्होंने मुझे करेक्ट किया कि करी उर्दू का लफ्ज़ नहीं है। मैं अक्सर बोलती हूँ मैंने ये बात करी, उसने वो बात करी, तो क्या हम लोग ये एक बहुत नेचुरली आता है, कहीं से तो मैंने भी सुना है कि मुझे लगता है कि ये लफ्ज़ कहने वाला है, ये गलतियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम आपने आज टॉपिक लिया हुआ है और जाहिर है कि इस पर बात होनी चाहिए और बार बार बात होनी चाहिए, क्योंकि आज हम एक ग्लोबल विलेज में मौजूद हैं और ये जो एक आलमी गांव है इसमें आपको अपनी शनाख्त रखना बहुत ज़रूरी है। और आज जो जंगें लड़ी जाती हैं वो दाखिली और ख़ारजी दोनों सतहों पे लड़ी जाती हैं और उसमें सबसे बड़ा हथियार जिसको कहते हैं जर्मन फ़िलासफ़िकल ट्रेडिशन, तो उसमें जो ये ट्रेडिशन है उसमें सबसे बड़ा हथियार ज़बान है। ज़बान से ही आप शिकस्त भी खा सकते हैं और फ़तह भी हासिल कर सकते हैं। तो आज हम समझते हैं कि ज़बान सिर्फ़ कम्युनिकेशन या इब्लाग़ का एक तरीक़ा और ज़रिया है, तो सिर्फ़ इतना नहीं रह गया। अब ज़बान उससे कहीं आगे की चीज़ है और ज़बान का मतलब है हम ज़िंदा हैं। अगर आप अपनी ज़बान बोल रहे हैं तो आपकी कोई शनाख्त है, अगर आप ज़बान नहीं बोल रहे हैं तो आपकी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। और जब जंगें होती हैं तो उसमें यही होता है, आप पुरानी जंगों को पढ़ लीजिए कि दोनों तरफ से सूरमा आते थे और अपनी अपनी शनाख्त कराते थे कि मैं फ़लाँ इब्न फ़लाँ इब्न फ़लाँ, मैंने इतनी जंगों में हिस्सा लिया, इतने लोगों को मारा, मुझे तीरंदाजी घुड़सवारी फ़लाँ फ़लाँ आता है। वो शनाख्तें आपस में लड़ती थीं। जहाँ एक कौम की शनाख्त ख़त्म हुई दूसरी कौम फाते हो जाती थी और वो कहते थे अब जो बचे वो अवाम। अब हम कहते हैं अगर हम गलत भी बोल रहे हैं तो क्या है, उर्दू मोहल्ला ना सही उर्दू मोहल्ला ही बोल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है कि जब आप गलत ज़बान बोलने लगते हैं तो वही रिवाज पाने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उस ज़बान की शक्ल बदल जाती है, जैसे बिगड़ते बिगड़ते। बिल्कुल, वो करी जो है वो पहले हम अंग्रेज़ी में करी ही इस्तेमाल करते थे, अब वो करी उर्दू में आ गई और हम करी और करा करने लगे। और हम तो चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और उर्दू ही पढ़ाते हैं, तो हम तो देखते हैं कि माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो सीखना चाहते हैं लेकिन सीखने का कोई ज़रिया उन्हें नहीं मिल पा रहा होता। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी है और बहुत मददगार है। जो बात आपने कही कि लफ्ज़ गलत कहाँ से होने शुरू हुए, तो हमारे वालिद साहब एक बात कहते हैं कि ज़बान किसी की नहीं होती, जो मेहनत करे ज़बान उसकी है। तो हमारे यहाँ ज़बान के लिए मेहनत करने का अमल ख़त्म हो गया। हम ये समझ रहे हैं कि बस सिर्फ बोलना आ जाए। अच्छा, अब ज़बान दो तरह की होती है, एक फंक्शनल लैंग्वेज होती है जी और एक क्रिएटिव लैंग्वेज होती है। एक वो रोज़मर्रा की ज़बान है जो हम आप बोल रहे हैं, जो कारपेंटर भी बोल रहा है और जिससे भी आप लोग मिल रहे किसी हैं भी शोबे के लोग हैं वो बोल रहे हैं। सही। और एक होती है तख्लीकी ज़बान, जो ज़ाहिर है कि शायर, अदीब और लिखने वाले जो हैं वो उस ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल रखते हैं और उसी से फिर वो ज़बान तरक्की पाती है। आज हम उर्दू ज़बान की जो तरक्की याफ्ता शक्ल देख रहे हैं, ये गालिब के ख़ुतूत और सर सैयद के मज़ामीन से ये बात साबित हुई कि जी ये ज़बान कोई गिरी पड़ी ज़बान नहीं है, ये बहुत तरक्की याफ्ता ज़बान है। और उसकी वजह से जो है ये किस तरह साबित होता है, जब उसमें इल्मी मज़ामीन आने लगते हैं, ऑफ कोर्स बड़े मौज़ूआत आने लगते हैं, तो समझ में आता है कि अच्छा इस ज़बान का दामन इतना वसी है कि इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर समो सके। क्या ज़बरदस्त बात है। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? आदाब से भाई, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, कैसे हैं? अम्बरीन को बहुत मेरा सलाम हो और मुझे इतनी खुशी हो रही कि उर्दू के बारे में कम से कम आपने एक डॉन ने एक प्रोग्राम किया। और मुझे इतना अफसोस होता है, कहते हैं ना कि उर्दू का जनाजा जरा धूम से निकले, तो वो वाकई अब हमने इसको इतना बुरी तरह इसका जनाजा निकाला है, शायद हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। बात ये उर्दू की खुसूसियत ये है ना कि उर्दू हर जबान को अपने अंदर सुनो लेती है। और दूसरी बात है कि इसके अल्फ़ाबेट ऐसे हैं कि आप कोई भी जबान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसका आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो मेरा जो इनसे सवाल ये कि देखिए, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि अगर आप उर्दू जानबूझ के ख़राब बोलें। अब जैसे एक मैं मिसाल दूं, अब हमने इंडिया की देखा देखी के खे का लफ्ज़ इस्तेमाल शुरू करा, खैर, खैर को बोलते खैर खैर। तो भाई जब हम कोई कल्लाश नहीं है, ये हमारी अपनी एक जबान है जिसके पास हम जिसे हम ओन करते हैं। जब आप अपनी जबान छोड़ के अपनी जबान को खराब कर लेते हैं तो आप यकीनन यानी अपनी विरासत को खो देते हैं।
तो मेरा सवाल ये, हमारे बच्चे जो आजकल स्पेशली जो प्रोग्राम्स देख के, एक जमाने में पहले ये होता था पीटीवी होता था तो बाकायदा तलफ्फुज सिखाया जाता था, जो उर्दू बोलते, जो होस्ट बैठती थी, जो न्यूज कास्टर बैठती थी, उसके अंदर आपको एक तलफ्फुज सिखाया जाता था और एक तमीज और तहजीब का एक पहलू होता है खासकर उर्दू जबान में। अगर आप इसको छोड़ दे तो जबान खराब हो जाती है, अब शनाख्त खत्म हो। मेरा सवाल अमरीन से ये कि आजकल के बच्चे जो जिस किस्म की लैंग्वेज यूज करें, जो जबान यूज करें, मैं खुद भी शायद इसमें उर्दू मिक्स कर लेता हूँ। अब जैसे जिया मोहिद्दीन साहब थे, राहत कासमी थे, बेहतरीन उर्दू बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन आमेजिश नहीं करते थे उसके अंदर। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं बच्चों को अपनी मुअत्तिफ जबान को तरवीह के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल था और मेरे ख्याल में बहुत सूटेबल है इस मौजू के लिए। हम लोग अभी जा रहे हैं फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके सवाल का भी जवाब लेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे खुरम मौजूद हैं, खुरम सुहेल मौजूद हैं, डॉक्टर अमरीन मौजूद हैं। बात हो रही है उर्दू ज़बान की कि उर्दू ज़बान का दुरुस्त तरीका क्या होना चाहिए। अभी कॉलर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था, उसका जवाब देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। और हमारे यहाँ मसला यही है कि जो जोशमली आबादी साहब ने कहा था कि उर्दू हमारे घर की लौंडी है, तो हम लोगों ने उसके साथ सलूक भी लौंडियों वाला कर लिया कि जैसे मुलाजमीन होते हैं उनको हम कोई अहमियत नहीं देते, तो हमने उर्दू ज़बान को भी अहमियत नहीं दी है और हम जानबूझ के गलत बोलते हैं और उसे हम एक स्टेटस सिंबल समझने लगे हैं। मसलन बच्चे कहेंगे कि मिस हमारी उर्दू बहुत ख़राब है, तो हम ऐसे बच्चों को जवाब देते हैं कि बेटा आपकी उर्दू ख़राब नहीं है, आपका दिमाग ख़राब है। इसलिए कि उर्दू बोलने वाला जो है वो खे और खे में फ़र्क कर सकता है, क्योंकि उर्दू ज़बान में आवाज़ें बहुत हैं और आवाज़ को लिखने के लिए अलामत भी मौजूद है। इसी तरह आप मुसलमान हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, तो आपके हलक से काफ कैसे नहीं निकलता? आप कहते हैं हमसे तो कैंची बोला जाता है, भाई कैंची कैसे कह सकते हैं आप क्या कुरान पढ़ते हैं? कुरान तो नहीं पढ़ते, आप कुरान पढ़ते हैं। और अगर आप उस काफ को काफ पढ़ रहे हैं तो कुरान में तो मानी बदल जाते हैं काफ और काफ के फ़र्क से। बिल्कुल। तो ये हो ही नहीं सकता कि एक मुसलमान जो है उसको आवाज़ निकालनी ना आती हो। हमारा तो तमाम सौती निज़ाम हमारी अरबी ज़बान से आ रहा है और हमारा बच्चा छोटा सा होता है जब हम उसको माशाल्लाह सिपारा पढ़ने बिठा देते हैं, सिपारे में वो सारी आवाज़ें हम सीख लेते हैं। गड़बड़ यहाँ हो रही है कि हमारे घर का इदारा ख़त्म हो गया। पहले घर में बामुहावरा उर्दू बोली जाती थी। ख़वातीन तक जो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं भी होती थी, नानियाँ दादियाँ, उनसे भी जब बात की जाती थी तो वो तक इमला दुरुस्त कर रही होती थी कि हूँ ये नहीं, ये लफ्ज़ यूँ हैं। आज आपके बहुत आलिम फाजिल लोग भी मसलन कहते हैं कि अवाम सोच रही है, अवाम बोल रही है, जबकि अवाम मुज़क्कर है। अवाम सोच रहे हैं, अवाम बोल रहे हैं, अवाम कह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि वो पब्लिक का तर्जुमा हमने जहन में कर लिया कि पब्लिक होती है तो अवाम भी होती है, इसलिए हमने अवाम को मुज़क्कर से उठा के मुअन्नस में डाल दिया है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जिसकी वजह से हमने अपनी ज़बान को ख़राबी की तरफ ले गए। मसलन आजकल एक बड़े अजीब से जुमले पढ़ने को मिलते हैं कि क्या आप तन्हा तो नहीं। अब या तो होगा क्या आप तन्हा हैं या होगा आप तन्हा तो नहीं, यानी कि इसके लफ्ज़ का मतलब बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब है। एग्जैक्टली मतलब एक इस्तिफ़हामिया जुमला है कि जिसमें आपसे सवाल किया जा रहा है और एक जो है वो नफ़ी की बात आपसे पूछी जा रही है कि आप तन्हा तो नहीं। ये एक बिल्कुल अलग बात है। और क्या आप तन्हा हैं ये सवाल है। तो अब आप दो स्ट्रक्चर्स को मिलाकर एक नई चीज़ ईजाद कर देते हैं कि क्या आप तन्हा तो नहीं। ये खुरम साहब अगर आप हमें इस बोर्ड के ऊपर दिखाएं कि दुरुस्त आपने मतलब अगर उर्दू बोलनी है तो प्लीज़ बोलने से पहले लिखनी है या बोलनी है, दोनों। अच्छा देखें, बहुत सीधा सा एक फार्मूला समझ लें। बच्चों का तो कोई कसूर मैं नहीं समझता, डॉक्टर साहब अभी इत्तफाक करेंगी इस बात से कि उनको आपने सिखाया पढ़ाया ही नहीं और इदारा भी ख़त्म हो गया जो कि ख़ानदान का, और साथ में सिर्फ स्कूल कॉलेज ही गलत उर्दू नहीं पढ़ा रहे बल्कि आपका मीडिया, आपके सब तो सबसे ज़्यादा सब हम सब लोग इसके जी अंदर सब इसमें हिस्सेदार हैं, सिर्फ किसी एक इदारे को हम नहीं कह सकते। तो अब देखिए किसी भी ज़बान में
कुछ ख़ास एक खाका, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा होता है। तो उर्दू ज़बान में 3 चीज़ें आप बुनियादी तौर पे समझ लें। पहली चीज़ होती है आपका हर्फ, वो जो आप कह रही हैं ना, जो हम अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे कि अब लफ्ज़ सदा है और सदा है, लेकिन इन दोनों के माने अलग हैं। एक सदा खुश रहो और एक सदा दे रहा है, आवाज़ है। तो ये जो सीन है और स्वाद है, ये इसका हर्फ यानी हरूफ हैं। तो हमें हरूफ की पहचान होनी चाहिए बच्चों को, जो कि मश्क से हो सकती है। दूसरी चीज़ ज़बान में समझने की है, वो अल्फाज या लफ्ज़ है। मैं यहाँ चूँकि वाहिद लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं हर्फ और फिर उसके बाद लफ्ज़ की जमा अल्फाज, हर्फ की जमा हरूफ। हमें लफ्ज़ आने चाहिए, हमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल आना चाहिए, और वो इस्तेमाल होगा जाके जुमलों में, जुमले, ठीक है, या जुमला। तो अब देखिए, मैं इस तरतीब का ख्याल रख रहा हूँ कि यहाँ मैंने वाहिद लिखे हैं तो मैं आगे वाहिद ही को लेके चलूँ। तो वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस और हरूफ लफ्ज़, उसका फ़र्क, ये सब हमें जहन में रखना होता है। अब कुछ लफ्ज़ जो गलत लिखे जाते हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ, अच्छा, ये जो गलत लफ्ज़ लिखे जाते हैं किस बुनियाद पर गलत हैं? ये इस बुनियाद पर गलत हैं, कौन सा लफ्ज़ अरबी से आया है, कौन सा लफ्ज़ फ़ारसी से आया है। चूँकि ज़बान, हमारी उर्दू ज़बान 4-5 ज़बानों का मजमुआ है ना, इसीलिए इसको हम लश्कर कहते हैं, यानी लश्करी ज़बान है। तो आपको ये देखना होगा कि जो लफ्ज़ आप लिख रहे हैं उसका पस मंज़र क्या है। अब जैसे लफ्ज़, हम अक्सर एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं गुफ्तगू में और लिखते भी हैं, नाराज़गी। तो अब ये बज़ाहिर तो ठीक लगता है, लेकिन ये नाराज़ी है, दुरुस्त लफ्ज़ नाराज़ी, ठीक है। या हम कहते हैं एक और लफ्ज़ बहुत, अदायगी। तो अब ये अदाई है, अच्छा, ये एक अरसे तक मैं ख़ुद इस्तेमाल करता रहा। तो ये इस तरह के ये मुख्तलिफ ये डिफरेंसेस हैं जो मैं और वैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब बता सकती हैं कि अगर हमें फ़िलहाल जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है सही और गलत उर्दू की, जो कि एक मेरे ख़्याल में बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन भी मौजूद हैं, खुर्रम भी मौजूद हैं। हम लोगों ने 2-3 ऐसे लफ्ज़ इस वक्त इन्होंने लिखे हैं जिसको देखकर आधा इस वक्त स्टूडियो, हमारा सेट पे जो लोग हैं, सब लोग चौंके, क्योंकि हम सब वो बड़े खुशी से बोल रहे थे। एक लफ्ज़ है अदायगी, जो कि मेरे हिसाब से मैं बहुत फ़ख्र से ये लफ्ज़ की अदायगी करती थी, इस लफ्ज़ की कि मुझे लगता था कि क्या मैंने ज़बरदस्त उर्दू का लफ्ज़ बोला, ये लफ्ज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज पता चला कि अदाई है लफ्ज़। और नाराज़गी, जो कि मेरे ख़्याल में हर ड्रामे के हर डायलॉग में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हर स्क्रिप्ट में ये लफ्ज़ होता है कि नाराज़गी नहीं रखो, नाराज़गी छोड़ दो। और अब पता चला कि ये लफ्ज़ ही नहीं है, नाराज़ी है। इस तरह के और कौन कौन से लफ्ज़ हैं, अगर आप बताएं? बहुत सारे लफ्ज़ हैं, आप बताएं। अगला हम पहले एक तो ज़रा फार्मूला बता दें कि आप लफ्ज़ दुरुस्त कैसे लिखें या बोलेंगे। ठीक है। पहली चीज़ है हर्फ। अब लफ्ज़ बनते बनते हर्फ बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको हर्फ की पहचान नहीं है, आपको नहीं मालूम कि यहाँ काफ आएगा या काफ आएगा, गाफ आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है अल्फाज की तरतीब, हुरूफ की तरतीब। यानी अगर आप सही लफ्ज़ बोलना चाहते हैं तो आपको जो तवज्जो देनी है वो पहले तो आप हर्फ मुंतखब करेंगे, फिर उसकी तरतीब दुरुस्त रखेंगे, तो फिर वो लफ्ज़ सही बन जाएगा। अगर आपने उस लफ्ज़ को तरतीब गलत कर दी तो भी आपका इमला गलत हो जाएगा। मतलब हर तरीके से आप फंस जाएंगे, इसलिए कंसंट्रेट करें। मैं अगर डॉक्टर साहब एक जुमला लिख के दिखाऊं, जो बात आप कह रही हैं कि अब मेरा नाम खुर्रम है, तो अब अगर आप इसको लिख दें खुर्रम मेरा नाम है, तो आप खुद फ़र्क महसूस कर रही होंगी कि जुमला कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। तो ये दुरुस्त है ना, ये जो तरतीब डॉक्टर साहब कह रही हैं, तरतीब, क्योंकि इसम जो है जी,
चलें वो हम कवायद की बारीकी में भी नहीं जा रहे, चले नहीं जाते, वो वक्त समझ की गई। कमी, लेकिन ये है कि दुरुस्त तरतीब तो होनी चाहिए ना। और जब आपको ग्रामर आएगी, कवायद सीखेंगे ये तो जुमले की तरतीब है, और हम लफ्ज़ के लिए हुरूफ की तरतीब की बात कर रहे हैं कि अगर आप हुरूफ की तरतीब गलत करेंगे तो वो भी इस तरह ही अजीब लगेगा और गलत हो जाएगा। ये जुमले की तरतीब ज़ाहिर है, जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो उर्दू का और अंग्रेज़ी का अलग है, लेकिन हम अंग्रेज़ी का ही जो एक जुमले की साख्त है उसी को हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है कि वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम सोचते उर्दू में हैं फिर बोलते अंग्रेज़ी में हैं, जबकि हमें सोचना भी अंग्रेज़ी में और बोलना अंग्रेज़ी में है, या सोचना भी उर्दू में और बोलना भी उर्दू में। और एक चीज़ सबसे हम दरख्वास्त करते हैं कि हम ख्वाब अपनी ज़बान में देखते हैं, और शायद जो कौमें तरक्की नहीं करती उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो ख्वाब ही नहीं देख पाती, क्योंकि वो किसी और ज़बान में तालीम हासिल कर रही होती हैं। अब जब आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जब तक आप अपनी ज़बान नहीं सीखेंगे, उस ज़बान में ख्वाब नहीं देखेंगे, तो फिर आप तरक्की भी नहीं करेंगे। ज़बरदस्त, आपने क्या ज़बरदस्त बात कही है। थैंक यू सो मच। मेरे पास टाइम का जो है वो पैमाना लबरेज हो गया है, मैंने बिल्कुल गलत उर्दू बोली है। इस वक्त डॉक्टर साहिबा ने ऐसे फ्लिंच किया है कहा ये तो आपने मुझ पे गोली चला देती ज़्यादा बेहतर था जान के मैंने बोला मगर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का और वक्त निकालने का। मेरे ख्याल में इसके ऊपर दोबारा से हमारा ख्याल है अगर आप लोग हर हफ्ते एक दिन इसके लिए रख लें तो ये हमारी कौम की ज़बान की बड़ी खिदमत होगी। और वो जो हम बार बार कह रहे हैं ना, स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, ये वो कवायद, ग्रामर, वो सब हम तरतीब से समझा सकते हैं। करना पड़ेगा दोस्त, करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरी उर्दू से, तो मतलब अल्लाह ही रहम करे। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे दुनिया में ऐसे ममालिक में गई हूँ जो कि शदीद तरक्की याफ्ता हैं और बहुत शौक़ से कोई और ज़बान नहीं बोलते सिवाय अपनी मादरी ज़बान के। उसके अंदर जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो कि बहुत मुश्किल से अब किसी और लैंग्वेज को जानते होंगे, वो सिर्फ जापानीज़ को जानते हैं। और इस तरह के और भी बहुत सारे ममालिक हैं, तो प्लीज़ हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उर्दू को तरजीह दें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे आप लोगों से एक नए शो के साथ सुबह 9 बजे तक। अल्लाह हाफ़िज़।